में पीएम मोदी के संबोधन के चंद घंटे बाद जारी हुई बीजेपी के प्रत्याशियों के 39 नामों वाली ये दूसरी सूची, जिसमें ऐसे नाम सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में है। बीजेपी ने प्रदेश के करीब सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद इस बार चुनावी मैदान में, और इस बार इस बात पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवाड़ा सीट से 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के टिकट पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है, पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पर। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 6 महिलाओं को टिकट। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी। जालम सिंह पटेल का टिकट कटा। जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट। मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी कटा टिकट। आदिवासी पेशाब कांड पर विवादों में घिरे केदार शुक्ला का भी टिकट कटा। सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे।
मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है। छिंदवाड़ा, लाहार और राघोगढ़ तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। राघोगढ़ सीट पर जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हीरेंद्र सिंह बंटी और ब्रिज बिहारी पटेरिया और बसपा से आए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी जारी है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि इन तमाम दिग्गजों के सामने कांग्रेस के नेताओं पर दांव लगाती है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और एमपी विधानसभा चुनाव में सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ने चौंका दिया। अटकलों का बाजार गर्म है। क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपनाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सांसद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे? सवाल अहम है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बीजेपी यही प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी करने वाली है। ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कई सांसद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी सांसद विजय बघेल को पहले ही सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से टिकट दिया जा चुका है। और अब ये कहा जा रहा है कि अरुण साव, सरोज पांडे, रेणुका सिंह और संतोष पांडे विधानसभा के दंगल में उतर सकते हैं। सांसदों को विधानसभा चुनाव के दंगल में उतारने की बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मोहन मरकाम ने कहा कि सांसदों को उतारने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा किस बात के लिए परिवर्तन चाहती है? किसानों को मिलने वाली भरपूर कीमत या राज्य की बेरोजगारी दर आधा फीसदी है, उसमें आखिरी किस बात की परिवर्तन चाहती है? 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, रीति नीति परंपराओं को भुला दिया गया है। कांग्रेस के इस तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने पूछा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी। कांग्रेस सबसे पहले ये बताए कि वह टिकट कब घोषित करने वाली है। जिस प्रकार का घमासान कांग्रेस के अंदर चल रहा है, कांग्रेस पहले उससे उबर ले। चर्चा तो यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पाटन छोड़कर दूसरे क्षेत्र में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। रही बात सांसदों और मंत्रियों को टिकट देने की, भारतीय जनता पार्टी अपने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है जिन्हें पूरे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा भेजने के लिए छत्तीसगढ़ का व्यक्ति नहीं मिला और बाहर के व्यक्तियों को इन्होंने टिकट दिया। विधानसभा में शायद ये ऐसा ही कुछ करें। छत्तीसगढ़ चुनाव में जिन सांसदों को मैदान में उतारने की चर्चा है, अगर उन्हें टिकट मिलता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है। बिलासपुर संभाग में अरुण साव का बड़ा नाम है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी पार्टी का बड़ा चेहरा हैं। सरगुजा में रेणुका सिंह, राजनांदगांव में संतोष पांडे और बिलासपुर में अरुण साव का नाम शामिल है। सांसदों को टिकट देने की अटकलों के बीच सियासत जोरों पर है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और प्रदेश में शासकीय अस्पताल संस्थानों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन मंडला जिला अस्पताल में लाखों की लागत से आईसीयू बनकर तैयार है, लेकिन आईसीयू शुरू नहीं किया जा सका। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मंडला जिला अस्पताल का 10+2 बिस्तर का आईसीयू करीब 2 करोड़ की लागत से 2 साल पहले बनकर तैयार। इस आईसीयू का लाभ अब तक जिले को नहीं मिल पा रहा। आईसीयू में धूल की चादर बिछी हुई है। जिले के लोग बड़े शहरों में जाकर मोटी रकम खर्च करने को मजबूर हैं। ये आईसीयू अब तक क्यों चालू नहीं हो पाया, इसकी वजह हैरान करने वाली है। जिस आईसीयू को बनाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, वो महज एसी ना चालू हो पाने की वजह से बंद पड़ा है।
उच्च अधिकारियों ने उसका निरीक्षण किया, सब किया, शायद उस समय चालू रहा हो। एक टेक्निकल बात मालूम पड़ी कि किसी कंपनी ने इसे तैयार किया था, उसका समय अवधि पूर्ण हो जाने के कारण ये समस्या है कि कौन चालू करे कौन नहीं करे। बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि हम इतनी बड़ी यूनिट को चालू करना ही प्रथम कर्तव्य होगा हमारा, क्योंकि मंडला में स्वास्थ्य सुविधाओं की संसाधनों की कमी अब नहीं है, लेकिन कहीं इच्छा शक्ति कहीं कम दिखती है। मुझे तो यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया आईसीयू और वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ आयुष मंत्री आके चले गए, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी निरीक्षण करके चले गए। आखिर क्या कारण है कि यहाँ ये आईसीयू चालू नहीं हो पा रहा है? एसी न होने की वजह से आईसीयू पर ताला लगा है। इसकी जानकारी अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य संचालक पंकज जैन सहित 2 कलेक्टर आईसीयू का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक न एसी चालू हो पाया और न ही आईसीयू। इस मामले में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दे दिया। हमारे हॉस्पिटल में इस समय आईसीयू नहीं है, सख्त जरूरत है इसको, तो जितना जल्दी चालू हो जाए मेरा प्रयास रहेगा। एक अस्पताल मुखिया के होने के नाते जितना जल्दी ये चालू हो जाए, जो भी तकनीकी खामियां होगा या एसी का जो प्रॉब्लम है, यहाँ डक्ट सिस्टम एसी लगी हुई उसमें, तो हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जल्दी से जल्दी चालू हो। मंडला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ तमाम योजनाओं के लिए सरकार से भारी बजट मिलता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं मिल पा रही। आईसीयू बनाने पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन यहाँ एसी तक नहीं लगाया जा सका, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और अब खबर खालिस्तानियों से जुड़ी हुई। दरअसल कनाडा के वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। खालिस्तानियों ने लोगों को प्रदर्शन में पहुंचने के लिए भारी रकम दी थी, लेकिन उसके बाद भी 50 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। लोगों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई और इस दूरी बनाने से साफ है कि कनाडा में खालिस्तानियों की ताकत कम होती जा रही है। कनाडा में खालिस्तानियों का मंसूबा नाकाम। भारत के खिलाफ प्लान फ्लॉप। कनाडा में खालिस्तानियों का फ्लॉप शो। ये कनाडा के वैंकूवर की तस्वीरें हैं, जहां भारत के खिलाफ प्लान को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने एड़ी चोटी एक कर दी थी। सोशल मीडिया से लेकर शहर के चौक चौराहों पर समर्थन जुटाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाए गए। लेकिन वैंकूवर में भारत के खिलाफ खालिस्तानियों का प्लान कैसे फ्लॉप हुआ, अब जरा वो भी देखिए। खालिस्तानियों ने कनाडा के वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर भारत के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कितने खालिस्तानी समर्थक पहुंचे वो भी देख लीजिए। सारे तामझाम के बावजूद इंडियन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग के सामने खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन के लिए मुश्किल से 30 समर्थक भी जुटा नहीं पाए और प्रोटेस्ट का ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। इस प्रोटेस्ट के लिए खालिस्तानियों ने बड़ी तैयारी की थी। वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर इस प्रोटेस्ट को लेकर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी, लेकिन मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थकों के पहुंचने पर पूरा प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। अब जरा ये देखिए कि कनाडा में भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान की ओर से कैसे प्लान बनाया गया था। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। सोशल मीडिया पर इन तमाम प्लेटफॉर्म पर एजेंडा पाकिस्तान से चल रहा है। भारतीय एजेंसियां 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक और आतंकी भारत के खिलाफ इस प्रदर्शन को पूरे कनाडा में रह रहे सिखों से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कनाडा के सिख समुदाय में के ग्रुप यानी मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ गुस्सा है। कनाडा में कुल 250 गुरुद्वारे हैं, जिसमें सिर्फ 30 गुरुद्वारों में खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा है। यानी कनाडा के गुरुद्वारों का खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन का दावा पूरी तरीके से गलत है।
यही नहीं, कनाडा में सिख समुदाय की कुल आबादी करीब 7.5 लाख है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों की गिनती 10,000 से ज्यादा नहीं है। इनमें भी केवल 5,000 ऐसे हैं जो खालिस्तानी आतंकियों के कट्टर समर्थक हैं। मतलब ये कि कनाडा में ट्रूडो के समर्थन से खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन न तो उन्हें कनाडा में सिख समुदाय का समर्थन मिल रहा है और न ही खालिस्तानियों के समर्थन में आया ISI का मंसूबा कामयाब हो रहा है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, दुनिया में एक ऐसी महामारी दस्तक दे रही है जो 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इस एंटिसिपेटेड महामारी को WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिजीज X नाम दिया है, जो कोरोना से कई गुना खतरनाक साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई है कि सामने आ गया है एक और बीमारी का खतरा। कहा जा रहा है कि कोरोना से ये बीमारी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यूके के मेडिकल एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले समय में एक और महामारी हमारे सामने आएगी, जिसका नाम डिसीज X रखा गया है। डिसीज X कोविड-19 की तुलना में 7 गुना ज्यादा घातक हो सकती है। ये खुद में कोई वायरस या बीमारी नहीं है, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसे वायरस, इन्फेक्शन या फिर बीमारी के बारे में किया जाता है जिसका वर्तमान में किसी को नहीं पता होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मेडिकल एक्सपर्ट ने डिसीज X महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए बताया है कि इस नई महामारी में कोरोना वायरस की तुलना में 20 गुना ज्यादा मौतें होंगी, जो करीब 5 करोड़ के करीब हो सकती हैं। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि अगली महामारी कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले सकती है। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने आगाह किया है कि डिसीज X कोविड-19 से 7 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। कोरोना अभी भी वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में WHO ने एक नई महामारी के लिए अलर्ट कर दिया है। जहां कोरोना के नए म्यूटेशन और ट्रांसमिशंस देखे जा रहे हैं, वहीं पर अब एक नया जो माना जा रहा है खतरा सबके लिए हो सकता है और ये कोरोना से काफी ज्यादा घातक होगा। इसका नाम X डिजीज बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे, लाखों मौतें हो सकती हैं। तो अभी से WHO ने अलर्ट कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि X डिजीज क्या है। इसको सबसे पहले 2018 में इसका नाम लिया गया था। X डिजीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक टर्म है जब किसी बीमारी का नहीं पता लग पाता कि कौन सा संक्रमण जो है वो घातक रूप लेगा, इसके लिए इसको यूज किया गया है। वैज्ञानिक 25 वायरस फैमिली की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों व्यक्तिगत वायरस शामिल हैं। इन वायरस में से कोई भी एक गंभीर महामारी में बदल सकता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने डिसीज X से बचाव के लिए टीके बनाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इस टीके को बनाने में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने मई में जिनेवा में हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने आगाह किया था कि ये कभी भी आ सकती है, जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। डिसीज X को पैदा करने वाला कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस भी हो सकता है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कोरोना के मामले में हुआ था, बाद में जाकर कोरोना की वैक्सीन डेवलप की गई थी। जानकारों का कहना है कि ये बीमारी किसी जानवर से फैलनी शुरू हो सकती है। इस टर्म को जूनेटिक कहा जाता है। कोरोना, इबोला और HIV जूनेटिक ही है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा डिसीज X के लिए अभी से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। वैक्सीन बनने से इस बीमारी के असर को कम किया जा सकेगा।
25 से ज्यादा वायरसेस की फैमिली को म्यूटेशन पर रखा गया है और मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम जो है म्यूटेशंस देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है वो नया जोखिम बन सकती है। ऐसे में WHO ने अलर्ट कर दिया है और लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी उसी तरीके से सावधानी बरतनी होगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा और अभी से जो साइंटिस्ट हैं वो इन 25 वायरसेस पर जुट गए हैं, नई वैक्सीनेशंस पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अलर्ट काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर ये एक्स डिजीज जो है वो फैलता है तो ये बहुत बुरे स्तर पर फैलेगा और एक चुनौती, एक चैलेंज जो है वो फिर से सबके लिए खड़ा होगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।